How are you? I hope you all are fine and I hope your test have gone well. बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपके टेस्ट अच्छे गए होंगे और आज का हमारा थॉट है अल्टीमेटली एजुकेशन इन इट्स रियल सेंस इज़ द परस्यूट ऑफ ट्रूथ. इट इज़ एन एंडलेस जर्नी थ्रू नॉलेज एंड इनलाइटमेंट. अतः अपने वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है. ये ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से एक अंतहीन यात्रा है. ये बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट है. एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता बच्चों, बहुत अच्छे से आप जानते हो. अब इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा है क्या. शिक्षा है सत्य की खोज. सत्य की खोज करना है और ये एक अंतहीन यात्रा है. इस यात्रा का कोई अंत नहीं है. आप शिक्षा जितनी भी प्राप्त कर सकते हो, तमाम उम्र आप पूरी उम्र सीखते हुए बिता सकते हो. सीखने का और शिक्षा का कोई अंत नहीं है. अगर आप चाहो ज़िंदगी भर पढ़ते रहो तो भी इसका अंत नहीं होता है. इसलिए एक अंतहीन यात्रा है. ओके बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको ललगत की रचनाएं पढ़ाई थी. आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखें और उसको देखने के बाद फिर अपने आप से करने की कोशिश करें कि मुझे उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब आपका आज का जो है टॉपिक राहुल सांकृत्यायन का है. राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सी रचना लिखी है बच्चों? ल्हासा की ओर. इनकी ल्हासा की ओर रचना जो है वो प्रमुख है, वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी. बच्चों आपको करना क्या है कि जैसे अभी मैंने पिछला 2 बैलों की कथा पढ़ाई थी, तो इसमें जो कौन रचनाकार थे, आप लोग की 2 बैलों की कथा में रचनाकार थे प्रेमचंद. तो आपको करना क्या है कि जैसे प्रेमचंद की इसमें भाषा शैली लिखी है, तो आपको फर्स्ट लेसन के लास्ट में जब आप उसकी पूरी एक्सरसाइज और जो भी मैं भेजती हूँ आपको पीडीएफ करने के बाद आप क्या करोगे कि उसकी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, उसकी भाषा शैली क्या है, आपकी बुक में है सब कुछ, और उसके नीचे उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं. इस तरीके से आप लिख लोगे. इसी तरह से आप अब इस लेसन में जब आप इसका क्या करोगे, इस लेसन में पहले शब्दार्थ लिखोगे, फिर आप राहुल सांकृत्यायन के बारे में लिखोगे. तो उसमें मेन पॉइंट नीचे आप ये लिखोगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके मुख्य जो है रचनाएं क्या हैं. जैसे इसमें मुख्य रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की दी हुई है. मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ दी हुई हैं. और आज एक कृति तो आप पढ़ ही रहे हो. तो ये मेन कृति आप लिख लोगे. ठीक है, जो इसमें मेन चीज़ आई हुई है उसकी भाषा शैली अगर दी हुई है तो भाषा शैली भी लिख लोगे. इस तरह से मेन चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए. हर रचनाकार या हर कवि की मेन क्या है, भाषा शैली क्या है, कविता, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या भाषा शैली है, क्या रचनाएं हैं, क्या उनकी मुख्य बातें हैं, उनका जन्म मृत्यु मालूम होनी चाहिए हर रचनाकार का या हर कविकार का. ओके बच्चों, तो आज हम शुरुआत करते हैं इस लेसन की. सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जान लेते हैं. राहुल सांकृत्यायन एक प्रतिष्ठित लेखक हैं. इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, लगभग 150 किताबें लिखी हैं. न केवल साहित्य बल्कि अन्य विषयों पर भी लिखा है. यात्रा व्रत लेखन में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा. वे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे 1893 में और उनका असली नाम था केदार पांडे. और इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था 1930 में. श्रीलंका चले गए थे और वहाँ जाके उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था. उसके बाद इनका नाम बदला गया. इनका नाम रखा गया राहुल सांकृत्यायन और इसी नाम से इनकी कृतियाँ भी हमें मिलती हैं. इन्होंने जो प्रथम यात्रा की
और उसके बारे में लिखा, उसी का एक छोटा हिस्सा, एक पार्ट है। ये यात्रा इन्होंने की थी 1931 से 29 से 30 में। उस समय जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे और भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं मिला करती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, राहुल जी ने, उन्हें तो यात्रा करनी थी। उनके एक मित्र थे जो मंगोल के एक बौद्ध भिक्षुक थे, उनके साथ इन्होंने जाने का निश्चय किया। अब जाए कैसे, क्योंकि भारतीयों को तो परमिशन नहीं है। तो इन्होंने भिखारी का रूप धारण किया, नकली वेश धारण किया और उस वेश में ही इन्होंने अपनी पहली यात्रा की। इन्होंने दूसरी यात्रा अपनी मूल रूप में की। तो ये जो इनके दोस्त थे बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम सुमति अपने कृतांत में लिखा है, उनका असली नाम उनका असली नाम का सुमति प्रज्ञा अर्थ होता है, इसीलिए सुमति प्रज्ञा के नाम से इनको जानकारी इस पाठ में मिलेगी। अब हम पाठ लहासा की ओर शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। तो नेपाल लेखक अपनी पहली यात्रा का वर्णन कर रहा है और बीच बीच में इसमें कहीं कहीं दूसरी यात्रा से भी उन्होंने कंपेयर किया। ऐसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो 5 साल पहले जब दूसरी यात्रा की थी, तब कलिंगपुर का रास्ता बन चुका था। तो जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं पहली यात्रा के समय, तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है और परिकलिंग का रास्ता जब नहीं खुला था। तो ये जो मुख्य रास्ता है, जो पहली यात्रा में ट्रैवल करने जा रहे हैं, ये नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस तिब्बत भेज जाया करती थी। और ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यहाँ से केवल व्यापार के लिए साधन नहीं जाता था, ये रास्ता सैनिक गतिविधियों के लिए भी प्रयोग होता था। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने जगह जगह देखा रास्ते में फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जहाँ कभी चीनी पलटन रहा करती थी। इन्होंने देखा कि यहाँ वहाँ जगह जगह पे रास्ते में जो आर्मी के जो डेस्क होते हैं, चौकियाँ होती हैं, वो किलो फोर्ट्स बने हुए हैं और वे फोर्ट जिसमें कभी चाइनीज़ बटालियन रहा करती थी। और आजकल बहुत से फौजी मकान वहाँ पे गिर चुके हैं। वही रास्ते में चलते हुए सब देख रहे हैं कि जहाँ फौजी रहते थे वो सब टूट फूट चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जो फोर्ट है, जो चाइनीज़ फोर्ट है, जो इन्होंने बताया था कि बटालियन रहा करती थी, उसके किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ एरिया में कुछ घर तो टूटे फूटे दिखाई पड़ते हैं और कुछ घर वहाँ पे चीनी सैनिक तो नहीं रहे, लेकिन जब ये इस रास्ते पे गए तो उन्होंने देखा कि जो रास्ते जहाँ पे चीनी सैनिक रहा करते थे, कुछ घर तो वहाँ पे टूट फूट गए, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो लोकल लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जो अपना वहाँ पे रह के पालन पोषण करते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ पे वो रहने लगे, आबाद हो गए, मतलब बस गए हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था, एक चाइनीज़ फोर्ट था, जहाँ पर वो चाय पीने के लिए ठहरे, रुके। आगे पार्ट में वो बता रहे हैं तिब्बत में जहाँ की राजधानी लहासा है तिब्बत की, वहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं। रास्ते दुर्गम में मौसमी तकलीफ़ें हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें आप प्रशंसा जिनकी करेंगे, जहाँ यात्रा के उससे बहुत ही सुकून वाली बातें हैं। जैसे वहाँ पे जाति पाति का भेदभाव नहीं है, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ भी कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई भी किस जाति का है कोई नहीं पूछता है, और छुआछूत का भी वहाँ पे कोई सवाल नहीं है। या वहाँ ये भिखमंगे का वेश धारण करके भी जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसका भी कोई वहाँ फ़र्क नहीं है, भिखमंगा समझ के भी उन्हें कोई दूर नहीं भगाएगा।
और ना ही वहाँ पे कोई औरतों और पुरुषों में अंतर समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि औरतें वहाँ पे औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं, और पर्दा तो जब तभी नहीं होगा जब दोनों पुरुष और स्त्री में समानता होगी और दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो ये वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ वो तिब्बत है वहाँ पे किस तरह से औरतों का भी स्थान महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी बात इन्होंने बताई एक यात्री के से जो बताई कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो है अजनबियों को अंदर आने से मना नहीं करते हैं। वो बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को मना करते हैं घर के अंदर आने के लिए। वो इसलिए इन्हें मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चोरी करके कुछ ले जाएंगे। वैसे ही वहाँ के लोग बहुत अमीर नहीं हैं, और ऊपर से अगर कोई थोड़ा बहुत सामान है वो भी चुरा ले जाएगा। इसलिए वो बहुत गरीब तबके के लोग, लोअर लेवल के भिखमंगे, उनको अंदर नहीं आने देते हैं। बाकी वो घर के बिल्कुल भीतर लोग जा सकते हैं, चाहे अजनबी ही हो। और जो घर की बहू है या सास है, आप जो भी अजनबी उसके लिए चाय पका के भी दे देती हैं, और जो वो धोती पहनी रहती हैं या कुछ भी है तो उसके कोने में उसके कपड़े में वो उसको आगे कर देते हैं, तो जोहली आगे कर देते हैं, तो वो चाय जो बांध के रखते हैं तो वो उसको दे देंगे और वो उसको पका के दे देंगी। ये चाय वो नहीं है जो हम जो पीते हैं, ये चाय वो है जो बटर टी कहते हैं, जिसे वहाँ मक्खन की चाय होती है। ये वहाँ सर्दी बहुत होती है ना, तो उसको ख्याल में रख के ये बहुत पौष्टिक होती है। तो वो बताना है कि मक्खन और नमक थोड़ा दे दीजिए, तो चाय में कूट के वो उसको डाल के जो एक मिट्टी के बर्तन में डाल के वो टोटी उसमें लगी होती है उसको वो दे देती हैं। तो यदि बैठक है जो जैसे स्लीपिंग रूम जिसे कहते हैं, अगर चूल्हे से दूर होता है जहाँ पे वो चाय बना रही हैं उससे दूर है, और अगर आपको लगता है कि आपने जो मक्खन और नमक दिया है वो पूरा नहीं डालेंगी, तो आप उनके अंदर ही जाके उसको चाय बना के खुद ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पे उसमें नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, तो आप उसको रख सकते हो। जब वो चाय पका कर दे दें तो आप उसमें डाल सकते हो, चाय अपने आप पका सकते हो। मतलब अजनबियों के लिए कोई भी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि अंदर जा ना सके। आगे वो बता रहे हैं, प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। दोनों चिट्ठियाँ कौन सी? जो परमिशन स्लिप उन्होंने मजिस्ट्रेट से बनवाई थी। और ये परमिशन स्लिप जो एक पुल है गांव का उसको क्रॉस करने के लिए चाहिए होती है। तो जो ये चिट्ठियाँ जो स्लिप परमिशन स्लिप्स हैं, जो उनके साथ बहुत भिक्षुक हैं सुमति, तो उसके कारण उनको मिली थी। शायद उसी दिन हम थोला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, तो वो उसी दिन उसमें पहुंचे थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, क्योंकि सुमति बहुत भिक्षु है और उसकी पहचान के बहुत लोग हैं। उनके यजमान भी थे जो उनको मान देते थे, उनको घर बुला के खिलाया पिलाया करते थे, उनकी खातिरदारी किया करते थे, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और कह रहे हैं कि सुमति के पहचान के आदमी थे, इसलिए जो उनका भिखमंगे का वेश था उसके बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, क्योंकि सुमति की जान पहचान थी। अब वो कंपेयर कर रहे हैं अपने दूसरी यात्रा का, जो उन्होंने 5 साल बाद की थी, तिब्बत की यात्रा। तो कह रहे हैं जब 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे, एक डिसेंट ट्रैवलर की तरह थे, घोड़ों पे सवार होके आए थे, तो उस वक्त हमें रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी थी और गांव में हम सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। तो कह रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं कि 5 साल में लोगों की मानसिकता कितनी, जो मनोगति मतलब मानसिकता कितनी बदल गई है, जो उनके जो व्यवहार में कितना अंतर आ गया है। कि जब हमारा वेशभूषा इतनी अच्छी नहीं थी, हम भिखमंगे के वेश में आए थे, तब हम अच्छी जगह सम्मान के साथ हमको रुकने दिया था। आज 5 साल के बाद हमें एक अच्छे वेश में आए तो हमें रुकने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा है।
तो वो एक अपना एक लॉजिक दे रहे हैं कि बहुत कुछ जो बातें होती है डिफरेंस आ जाता है वो लोगों की नियत में। तो उस वक्त की तो जिस वक्त वो पहुँचे थे तो ये डिपेंड करता है कि उस समय उनका मानसिकता क्या है। शाम के वक्त वो पहुँचे थे, शाम के वक्त जो है बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जैसे भांग या इस टाइप का नशा करते थे, जिसे पीकर वो नशा करके सो जाते थे शाम के वक्त। तो अगर शाम के समय पे आप पहुँचेंगे जब वो आधे होश में, तो उस समय कोई आपको रहने की जगह नहीं देगा। तो कह रहे थे शायद समय का भी फ़र्क था, क्योंकि हम शाम के समय पहुँचे थे तो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा था उनका एटीट्यूड, उनका जो व्यवहार था। अब अगले से बता रहे हैं, अब हमें सबसे विकट, जो सबसे मुश्किल पार्ट है यात्रा का, ठाना टुडल्ला पार करना था। डांडी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रैवलिंग पॉइंट है। 16-17 हज़ार फीट 16-17,000 फीट की ऊंचाई जो होती थी, और इतने ऊंचे पे जो है उनके मीलों तक दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, कोई गांव नहीं था। तो ऐसे स्थान, ऐसी जगहों पे जहाँ नदियाँ मुड़ रही हैं और पहाड़ों के कोने हैं, जो वहाँ तक तो बहुत तो खतरनाक होता है। तो वो दूर दूर तक आदमी वहाँ दिखाई नहीं देता, वो बता रहे हैं। तो इस स्थान पे अगर कोई आदमी है तो देखना भी चाहो तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई आदमी भी है। और जो डाकू जो होते हैं, जो लूटते हैं राहगीरों को, तो उनके लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई भी गवाह नहीं बचता है, कोई है ही नहीं कि किसने देखा उनको लूटते हुए। और यात्रियों को भी मतलब आइडिया नहीं रहता है कि यहाँ पे कोई डाकू हो सकते हैं। तो तिब्बत में आके, गांव में आके कोई खून हो जाए, तो वो एक स्थिति बता रहे हैं कि तिब्बत के अंदर किसी गांव के अंदर भी कोई मर्डर हो जाता है तो खूनी को तो सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे गवाह हैं, वहाँ पे कोई देख सकता है, कोई गवाही दे सकता है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता। ये निर्जन स्थान जो है, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, कोई आदमी नहीं रहता है, जो बिना लोगों के है, ऐसे सुनसान स्थानों पे, ऐसे स्थानों पे कोई आदमी मर जाता है तो कौन उसको कोई उसका गवाही देगा। तो सरकार जो है वो, और खुफिया विभाग है, उनको इतना पैसा सरकार नहीं देती है कि वो उन पे खर्च करें। और दूसरी बात, वहाँ आई विटनेस भी कोई नहीं मिलेगा, गवाह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डकैत पहले वहाँ पे कोई गवाह नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो पहले आदमी को मारते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। तो वो बता रहे हैं कि तिब्बत में जो यात्रा कर रहे थे तो उस समय वहाँ पे हथियार से संबंधित कोई भी कानून नहीं था। तो वहाँ पे लोग सुरक्षा के लिए लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लेके घूमते थे। अब मतलब वहाँ कोई कानून ना होने के कारण सबके पास, ज़्यादातर लोग के पास पिस्तौल बंदूक होता था। डाकू यदि जान से ना मारे तो उसे अपने खुद प्राणों का खतरा है, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए बंदूक नहीं है तो दूसरे के पास तो है, और कब झगड़ा हो जाए तो कब वो मार दे। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए भी वो बंदूक रखते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि हम पिछले थोड़ा के पास खून हो गया, मर्डर हो गया है, और हम खून की इतनी परवाह नहीं करते। लेखक कह रहे हैं हम खून की इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। तो फर्स्ट जर्नी उन्होंने जो की थी, पहली यात्रा की थी, वो एक भिखमंगे की वेश में यात्रा की थी, क्योंकि इनको उस समय उतना डर नहीं था, क्योंकि भिखमंगा देख के तो उनको कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि फिर भी वो सावधानी रखते थे। जहाँ वो ऐसी सूरत देखते थे जैसे वो डाकू जैसे लोग हैं, तो वो टोपी उतार के वहाँ पे जीभ निकाल कर एक्टिंग करने लगते थे, कुछ कुछ एक पैसा, मतलब हम पे दया करो, हमें एक पैसा दे दो, जिससे डाकुओं को लगे कि इनके पास कुछ है ही नहीं और कोई इन पे शक भी ना करे कि ये यात्री हैं। लेकिन वो कह रहे हैं पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पे सामान लाद के कैसे चलते। तो
पीठ पे सामान लाद के इतनी ऊंचाई पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, चढ़ाई ही मुश्किल होती है, फिर पीठ पे सामान लाद के चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगला पड़ाव 16 जो है 17 मील से कम नहीं था, जो उन्होंने अगला पड़ाव तय किया था रुकने का, 16-17 मील वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें चलना था, जो बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने सुमति से कहा कि यहाँ तक से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। इसलिए ऐसे जगहों पे घोड़े करने पड़ते हैं कि उस पर सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़ के चलेंगे भी। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया तो उन्होंने मान लिया। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, घोड़े लिए और उसके ऊपर चले चढ़ के। डांडे से पहले एक जो ऊंचाई का स्थान था उन्होंने चाय पी और फिर दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। अब ये समुद्र तल से डांडे की ऊंचाई पे पहुंच गए थे और अब ये बता रहे हैं कि वो समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। मतलब आप सोचो उसको कि 17-18 हजार फीट खड़े थे। और वो कह रहे हैं कि हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब दूर दूर तक सफ़ेद सफ़ेद रंग की चोटियाँ हिमालय की माउंटेन की दिखाई दे रही थी। बीटे की ओर दिखने वाले जो जब वो देख रहे हैं कि दूसरे किले की तरफ, बीटा मतलब टीला होता है, तो वो देखने वाले पहाड़ जो थे बिल्कुल नंगे थे। मतलब वहाँ पे ना कोई बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी, बिल्कुल सपाट थे। मतलब मिट्टी वाले पहाड़ जिनको हम बोलते हैं, मिट्टी जैसे पहाड़, चट्टान जैसे पहाड़, ऐसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अब उत्तर की तरफ इन्होंने देखा कि बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ इनको दिखाई पड़ रही थी। अब आगे बताते हैं कि सर्वोच्च स्थान पर, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर, सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च स्थान पर डांडे की देवता का स्थान था। मतलब जो अधिकतर पहाड़ होते हैं उनके देवी देवताओं के मंदिर होते हैं जो बहुत ऊंची स्थानों पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी देवता का स्थान बहुत ऊंचे जगह पे था। यहाँ पे क्या था, पत्थरों के ढेर थे, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगी कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब जो ये बौद्ध धर्म था तो इसमें रंग बिरंगी झंडियों को बहुत महत्व होता है, तो ऐसी झंडियाँ आपको अक्सर दिख जाएंगी। अब हमें बराबर उतराई पे चलना था। अब हम सर्वोच्च स्थान से उतराई पे चलना शुरू कर दिए। उतराई पे तो चलना आसान होता है, चढ़ाई जरूर मुश्किल होती है। शायद 2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। इनको ये था कि जो आगे पीछे बहुत सारे लोग हमारे संग चल रहे होंगे, मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। जो लेखक है उनका घोड़ा, जो घोड़ा उनके पास था वो सुस्त था, वो धीमे चल रहा था। तो वो कह रहे हैं मैंने सोचा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा था। तो वो सोचे थे चढ़ाई की उससे थकावट हो गई है, तो उन्होंने उसे मारा नहीं, वरना चाबुक से लोग मारने लगते हैं या पैर से मारने लगते हैं जिससे घोड़ा चले। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बहुत पीछे हो गया उनका घोड़ा। तो लेखक जो था वो अपने मित्र से बहुत पीछे हो गए और वे दोनों की वस्तुओं की तरफ अपने एक क्या है कि एक उसकी तरह चला जा रहा था। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि घोड़ा इतना स्लो चल रहा था कि वो आगे जा रहा है कि पीछे चल रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे थे। जब ये आगे जाने के लिए उसे जोर लगाते तो वो और धीरा चलने लगता और सुस्त बढ़ जाता। एक दो जगह जो थी वो ऐसे पॉइंट पे पहुँचे जहाँ 2 रास्ते थे। अब वो क्या करें, उनके साथ वाले सब बहुत आगे चले गए, अब कोई आसपास नहीं है, वो किससे पूछें कि वो किस रास्ते पे जाएं। तो लंकोर का रास्ता तो जो कोई उनके पास नक्शा तो था नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने अंदाजे से लेफ़्ट साइड का रास्ता पकड़ा और उस रास्ते पे निकल लिए। अब वो 1.5 मील चले होंगे, 1.5 मील, तो वहाँ पे उन्हें लगा कि लाओ पूछ ही लूँ। तो उन्होंने पूछा किसी घर में, तो उन्हें पता चला कि रास्ता जो लंगोर का था वो दाहिना वाला था, ये तो गलत रास्ते पे आ गए। उसी पॉइंट पे वापस आए, फिर ये उतना ही दोबारा चले, फिर उल्टा उस पॉइंट पे आने के बाद फिर ये राइट साइड पे वाला रास्ता इन्होंने पकड़ा।
वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वे लगभग गांव से मील भर की दूरी पर पहुँचे तो देखा कि सुमति उनका इंतजार कर रहा है। और इस समय शाम के 4-5 बज चुके हैं। अब सुमति को तो गुस्सा ही आएगा, क्योंकि इस समय इतना दूर देर कैसे हो गई, क्योंकि मंगोला का मुंह तो वैसे ही लाल होता है, तो अब वो गुस्से में तो और भी लाल हो रहा था। ऐसा वो बता रहे हैं कि उसके गुस्से वाला चेहरा कैसे था। फिर ये कहते हैं मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, मतलब 2 टोकरी जो थे मैंने उपले जला दिए। एक ईंधन होता है ये जो गाय के गोबर से बनता है। 3-3 बार चाय को गर्म किया। वो बता रहा है कि मैंने 3-3 बार चाय को गर्म किया और तुम आए नहीं। तो उसने, फिर लेखक ने नरमी से जवाब दिया, मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है, कितना सुस्त है। मैं तो सोच रहा था रात को पहुंचूंगा और शाम को पहुंच गया कहो। तो सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता था। लंकोर में वो पहुंचे जहाँ एक अच्छी जगह वो ठहर गए, क्योंकि सुमति की वहाँ जान पहचान थी, वहाँ भी अच्छे जजमान थे सुमति के। पहले उन्होंने सत्तू खाया, जो सत्तू एक तरह का पाउडर होता है जो जौ को रोस्ट करके बनाया जाता है। चाय के साथ इन्होंने सत्तू खाया। फिर रात को उनको एक कोफ्ता मिला जो एक तिब्बत की डिश है। तो अब वो बता रहे हैं कि हम टेहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा एक टापू सा होता है, जिसमें एक दूर छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। उसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी रही होगी, काफ़ी वो फेमस रहा होगा। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। गंडी मतलब जो मंत्र वगैरह लगा के कपड़े के बनाए जाते हैं, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े ख़त्म हो जाने पर, क्योंकि ये बोधगया से कपड़े लाए होंगे, उसके गंडे बनाए होंगे, वही ये अपने यजमानों के बीच बांट रहे होंगे एक तरह से प्रसाद के रूप में। तो वो ख़त्म हो जाने के बाद भी वो सुमति जो है वो किसी कपड़ों से गंडा बना लेते थे, अपने यजमानों को देते थे। अब ये अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। इन्होंने सोचा, लेखक ने सोचा कि ये यजमानों ही से मिलता रहेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हफ्ते भर तो ये फिर उधर ही लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई सुमति, जिस गांव में ठहरना हो, भले ही इसमें कंडे तुम बांट दो जो प्रसाद के रूप में तुम बांट रहे हो, मंत्र वाला कपड़ा बांट रहे हो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, मैं तो एक बात मान लेता हूँ, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। दूसरी तरफ दिन हमने बलिया ढूंढने की कोशिश की। बलिया कौन होते हैं? जो जैसे सामान उठाते हैं, तो उसको ढूंढने की उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारा सामान कोई उठाने वाला कोई मिल जाए, कोई मतलब उसको तय कर लें। तो वो तो 10-11 बजे की तेज़ धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, क्योंकि ऐसे जो वो एरिया होते हैं उसमें धूप सीधी पड़ती है और हल्की धूप भी बहुत तेज़ लगती है। और लगती तो बहुत तेज़ है, लेकिन हम उस धूप से बच सकते थे। थोड़े मोटे से वो कह रहे हैं कि थोड़े से मोटे से कपड़े से हम सिर को ढक लेंगे तो गर्मी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही साथ में। अपनी स्थिति वो बता रहे हैं कि इस समय उनकी स्थिति क्या थी। इस सूरज की तरफ मुंह करके वो चल रहे थे, वो रास्ता ही की था इस प्रकार का। और 2 बजे दोपहर के बहुत तेज़ धूप थी और जो उनका माथा था वो धूप से जल रहा था। ललाट मतलब माथा धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा था और पीछे की तरफ जो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। फिर हमने अपनी पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, अपना अपना सामान रखा, अपने मतलब पीठ पे पूरा सामान रख के डंडा हाथ में लेकर चल पड़े। यद्यपि सुमति की परिचित टिंगरी में भी थे, जबकि सुमति के जो परिचित थे वो जानने वाले थे, वो टिमरी में भी थे, लेकिन वो एक यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए वो एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए वे एक आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। लेखक से कहा कि मुझे शेखर विहार जाना है, किसी और से भी मिलना है। तो तिब्बत की ज़मीन कैसी है?
जो तिब्बत की ज़मीन है, जो तिब्बत है, जो छोटे बड़े जागीरों में बटी हुई है। वहाँ की ज़मीन है जो बटी हुई है इन जागीरों में। इस एरिए में जैसे जो जागीरदार हैं उसके खुद खेती भी वो कराता है, और जो ये जो खेती कराता है उसका हिस्सा जो होता है वो मठों को जाता है। तो एरिया वाइज मठ भी है वहाँ पे, जो बौद्ध भिक्षुक जहाँ पे रहते हैं उसको मठ कहते हैं, बौद्ध विहार भी कहते हैं। तो वहाँ पे ये सब जो है इनका हिस्सा भी जाता था, क्योंकि वरना उनका बिच्छू तो भीख मांग के गुजारा करते हैं, तो उनका फिर काम कैसे चलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि खेती बाड़ी का हिस्सा जो था उनके हाथ में भी जाता था। तो जो अपनी अपनी जागीर में थे, जो जो खेती बाड़ी कराते थे, खेती के इंतजाम देखने के लिए जो भी थे वहाँ पे, बिहार के अंडर में जो भी एरिया आता था वो बिच्छू के लिए भी जाता था। तो वो राजा से कम नहीं होते थे, उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती थी। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार खेती कराता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में निकलते थे। मतलब बेगार क्या होता है, एक तरीके का तरीका है काम कराने का, एक प्रथा कह लीजिए उसे, जो 1931 में इसके अगेन आंदोलन भी चला था। अंग्रेज़ भी इसका बहुत बेगार प्रथा का फ़ायदा उठाते थे। जो भी इसमें क्या होता था, जो भी संपन्न लोग होते थे वो नीचे तबके के लोगों को, वो गरीब लोगों को, जो नीची जाति के लोग होते थे उन्हें काम में लगा देते थे, उनसे काम ले लेते थे, और उन्हें मेहनत का पारिश्रमिक नहीं देते थे, मतलब उन्हें मजदूरी नहीं देते थे। तो ऐसे लोग वहाँ पे भी मिल जाते थे जिनसे ये काम कराया करते थे। अब जो बता रहे हैं कि जो खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ बिच्छू भेजे जाते थे कि कैसे मतलब खेती हो रही है। जो शेखर की खेती, जो शेखर बिहार के अंदर में आता था, उसकी खेती, उसके मुखिया जो थे, मुखिया भिक्षुक थे, तो उसके नाम से वो वहाँ पे मिले। तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही भद्र पुरुष है, मतलब बहुत ही डिसेंट पर्सन है, और उससे बहुत प्रेम से मिले ये। हालांकि उनका बेस उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने भिखमंगे का बेस उस समय धारण कर रखा था, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा उनका बेस नहीं था, कोई भी उनका आदर करता या उनके संग कोई अच्छा व्यवहार करता, तो उनको ऐसा लगा था कि शायद वो उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करे, लेकिन उसने बहुत प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार किया, बहुत प्रेम से मिले। तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरा तो बेस ऐसा नहीं है, फिर भी वो कितना ख्याल वो कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु को भद्र पुरुष कहा। यहाँ पर एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन के अनुवाद जो थे, हस्तलिखी जो उनकी 103 पोथियाँ रखी हुई थी, मतलब 103 बुक्स रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। अब बुक देख के तो मतलब लेखक को पढ़ने का बहुत शौक था, तो लेखक ने जब किताबें देखी तो वहीं पे इन्होंने आसन जमा लिया, वहीं पे बैठ गए। इनको मतलब वहाँ पे इतना अच्छा लगा, इतना आकर्षण लगा उस किताबों से, और किताबें भी इतनी अच्छी थी कि बड़े बड़े मोटे कागजों पे अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, और एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, मतलब बहुत हैवी थी। एक शेर जो होता है 1 kg के लगभग होता है, 1 किलो से लगभग कम होता है, तो 15-15 शेर से कम एक हैवी नहीं थी। तो सोचो कितनी मतलब वो भारी किताबें रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो लेखक से पूछा कि मैं चला जाऊं, उनसे मिलूं। तो लेखक ने कहा हाँ चले जाओ, क्योंकि लेखक अब उस पुस्तकों के बीच में थे, और मतलब पुस्तकों के साथ थे, और उन पुस्तकों को पढ़ने में बहुत ही व्यस्त हो गए थे, लीन हो गए थे, खो गए थे उस पुस्तकों को पढ़ने में, क्योंकि उन्हें पुस्तकों को पढ़ना, खोलना, देखना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो उनका मन उसी में लग गया था। तो उन्होंने इसलिए कहा कि हाँ जाओ, तुम मिलाओ अपने यजमानों से। दूसरे दिन वो गए, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन वो दोपहर बाद चले आए। तो लेखक ने सोचा कि अभी ये 2-3 दिन बाद आएंगे, 2-3 दिन यजमानों से मिलने में इनको लगेंगे, तब से मैं किताबें पढ़ूंगा। लेकिन तब से तो 2 ही दोपहर की बाद ही आ गए। टिंगरी गाँव यहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पे उठाया, और जो बिच्छू नस्य नाम से थे, उनसे विदाई लेकर हम चल पड़े आगे की यात्रा के लिए।
मैं आशा करती हूँ आपको लेसन समझ में आ गया होगा। आप चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका था। क्यों? मैंने बताया ना कि पहली यात्रा पे वो भिकमंगे के वेश में थे और दूसरी यात्रा में वो एक अच्छे वेश में थे, लेकिन पहली यात्रा में उन्हें एक अच्छा स्थान मिल गया था भिकमंगे के वेश होने की वजह से बावजूद भी, और दूसरी यात्रा में उन्हें भद्र स्थान नहीं मिला था। तो वो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों। तो इसका आंसर ये है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब भी यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। मतलब शाम के वक्त वो दूसरी यात्रा में पहुंचे थे, हालांकि अच्छे वेश में थे, लेकिन शाम को जो होता था, लोग भांग वगैरह पी के मस्त हो जाते थे, तो उनको नशे में वो किसी को महत्व नहीं देते थे। दूसरा क्वेश्चन है, उस समय में तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार के भय बना रहता था। आंसर ये है कि उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले ही मार देते थे, तब देखते थे उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। मतलब कहने का मतलब है, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता था, हर कोई पिस्टल या बंदूक रखता था, तो लोग इसको फिर अगर मान लो वो नहीं रखते हैं, दूसरा किसी से लड़ाई हो गई तो वो पिस्टल से मार भी सकता है, तो इसलिए इनको ये सब रखना पड़ता था। फिर है तीसरा, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस तरह बिछड़ गया। तो इसमें तो मैंने बताया कि 2 कारणों से बिछड़ गया था। एक तो उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, वो रास्ता भटक गए थे कि 1-1.5 मील गलत रास्ते पे चले गए थे, वहाँ से उन्हें वापस आना पड़ा था, तो इसलिए वो उनको देर हो गई थी। फिर चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु वह दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाके बोध गया कि कंडों के नाम पर किसी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करता है। इस काम में वह हफ्ता लगा देते हैं, इसलिए वो मना कर रहे थे। परंतु दूसरी बार इन्होंने रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको किताबें पढ़ने को मिल गई थी और इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। फिर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? एक बार तो वो रास्ता ही भटक गए थे, दूसरी बार उनको तेज़ धूप के कारण परेशानी हुई, इस तरह से उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ हुई। फिर है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो ये तो हम बताया कि तिब्बती समाज में उस समय छूत जैसी, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। अजनबी लोग भी चाय बना के दे देते थे, कोई भी अजनबी भी घर के अंदर जा सकता था, चाय बना के पी सकता था। तो ये सब तो मैंने बताया कि समाज में लेकिन वहाँ पे समाज में उस समय अंधविश्वास का बोलबाला था, ये भी बताया। अब नेक्स्ट है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य के अर्थ को बताता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। अरे इस वाक्य का मतलब है पुस्तकों के भीतर था कि मतलब पुस्तक पढ़ने में रम गया, मतलब उनका पुस्तक पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। फिर है, सुमति के यजमान और अनपरिचित लोग लगभग हर गाँव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो सुमति की विशेषताएं बताया ही, ये सुमति मिलनसार हंसमुख व्यक्ति थी, उनकी जान पहचान बहुत सारे लोगों से थी, और सुमति जो है अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करता था और उनसे दक्षिणा लेते थे। और सुमति लोगों की आस्था का अनुचित फायदा उठाते थे और इनकी खबर लोगों को भी नहीं लगने देते थे और बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। ये सब सुमति की जो थी मेन बातें थी। अब फिर है, हालांकि उस वक्त मेरा बेस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके से समझ उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें।
ये बात सच है कि हमारे आचार विचार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। मतलब हमारे गंदे कपड़े देख के कोई हमको धुतकार देता है और अच्छे हमारा वेश देख कर हमारी सत्कार करता है। लेकिन वो भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि उन्हें इतना सम्मान मिलेगा भिखमंगों के वेश में भी। तो वो बता रहे, मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु ये बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण पड़ता है। इस आधार पर हमें भले बुरे की पहचान करते हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब सही है, ये वेशभूषा के आधार पर लोग पहचान करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बौद्ध वगैरह भिक्षु वगैरह मेन मुख्य व्यक्ति थे, वो भी अपना वेशभूषा ऐसा रखते थे। फिर है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थितियों का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न थी? तो देखिए, यात्रा वृतांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा था। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो खतरनाक जगहें हैं। ये डांडे नदियों की मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, वहीं दूसरी ओर भीटे हैं, जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं, जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ की विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज शहर से पूरी तरह भिन्न है। ये हमारे गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, ठंडी होती है तो बहुत ठंडी होती है, लेकिन वहाँ क्या था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, धूप भी थी। फिर है, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तिका में कौन कौन सी विधाएं प्रस्तुत विधाओं से किस मायनों में अलग हैं? तो देखिए, क्षितिज के पाठ और विधाएं कौन कौन सी है? दो बैलों की कथा है, जो ये कहानी के रूप में है। लहासा की ओर जो है आपका जो ये पढ़ है ऑपरेशन, ये यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा का वर्णन है। फिर लेसन आया उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध आपका दिया निबंध के रूप में। फिर आपका नेक्स्ट आएगा सांवले सपनों की याद, तो वो आपका संस्मरण रूप में, मतलब कोई चीज़ याद करना पिछली, वो संस्मरण के रूप में। फिर है नाना साहब की पुत्री देवी, वो रिपोर्टाज के रूप में है। बहना मैना को भस्म कर दिया गया, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग के रूप में है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है, मतलब पुरानी बातें याद करना। एक कुत्ता और मैना निबंध के रूप में है। यह पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि ये वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, और तिब्बत की यात्रा का वर्णन है। और तिब्बत की यात्रा उनकी यात्रा का अनुभव है, ना कि मानव चरित्र का चित्रण। मानव चरित्र के चित्रण विधाओं में होता है, लेकिन यहाँ यात्रा का अनुभव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गाँव में थे, पाँव फटने वाली थी कि हम गाँव में थे, तारों की छाँव रहते रहते हम गाँव पहुँच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो देखिए, इसका है आंसर, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। फिर ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष से प्रयुक्त है, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ के लिखिए। तो आंसर है भरिया, छन, ती, परी, कलीपोर, चौकी, ठांडा, थुप्पा, कंजूर, खोटी आदि। फिर ये पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे, विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर के आती है। पाठ में कुछ ऐसे और शब्द छाटिए जो कोई विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता बताने वाले इसमें मुख्य शब्द हैं व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल, नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली, चीरी बत्तियाँ, पठेतर, संक्रेता। अब देखिए आपका पठेतर संक्रेता है, इसमें क्या पूछा गया है कि आज के समय में तिब्बत की यात्रा की जाए तो यात्रा राहुल जी की यात्रा से पूरी तरह भिन्न होगी। हाँ होगी, क्योंकि उस समय जो भिखमंगों के वेश में जाने पर भी उनको जो वो मिला था सम्मान, वो आजकल के उसमें नहीं मिलेगा। फिर आप में एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये तो गद्यांश आप जब पढ़ लीजिएगा कि उसमें प्रश्न पूछा गया कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है। तो इसका आंसर भीषण भूकंप के कारण समुद्र में आने वाली तूफानी लहरों को सुनामी कहा जाता है। फिर दुख जीवन को मांसता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है, ऐसे स्पष्ट कीजिए। दुख जीवन को साफ सुथरा बनाता है, अर्थात व्यक्ति दुख से निपटने का उपाय सोचता है, उनसे छुटकारा पाता है।
जो भविष्य में इससे बचने की तैयारी कर लेता है और नई आशा उमंग उल्लास के साथ जीवन शुरू करता है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है, मैगी, मेघना, अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया। तो इन सब ने नाम इसमें जो आपका गद्यांश दिया उसके आधार पे आंसर है, तो इसको आप जब पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। फिर इसके बाद आपका आया शब्दार्थ। शब्दार्थ है पहला डांडा, डांडा कहते हैं ऊंची जमीन को। फिर है ठोंडला, ठोंडला होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। फिर है भीटे, भीटे टीले के आकार का एक ऊंचा स्थान को कहते हैं। कंडे, कंडे तो पता है गाय के गोबर से बने जो उपले होते हैं उनको कहते हैं। सत्तू, भुने हुए अन्न या जौ चना का आटा होता है। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा का कपड़ा होता है। चिड़ी फाड़ी हुई होती है, फाड़ी हुई को कहते हैं। भरिया भारवाहक को कहते हैं। सुमति कौन था, लेखक का मित्र था। उसका नाम असली नाम लोकजित शेख था, लेकिन उनको सुमति के नाम से जाना जाता था। फिर दोनों चिटें, ये जैनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जो पोन रजिस्टर्ड के हाथ की लिखी हुई एक तरह की परमिशन थी वो थी। दोन तो ये क्या था, डॉन किजोट का नायक जो घोड़े पर चलता था, इसमें स्पेनिश उपन्यासकार था, उसको कहते थे। बेटा इस तरह लेसन को मैंने समझा दिया कि लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन कर रहा है और बता रहा है कि हम लोग भिखमंगे के वेश में होने पर भी किस तरह से उनका स्वागत हुआ था, लेकिन 5 साल बाद यही चेंज हो गया था माहौल, तो उन अच्छे वेश में भी जाने पर भी उनका स्वागत नहीं हुआ था और तिब्बत की यात्रा के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। किस तरह से उनका एक दोस्त था और सुमति जो उसकी बहुत पहचान थी, उसकी वजह से उन्हें परमिशन मिली थी। और इस तरह से बहुत सारी बातें वो अपनी इस यात्रा वृतांत के द्वारा बता रहे हैं। बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है आप पढ़ के ही समझ जाओगे। और ऐसे अगर आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा है और लेसन को अच्छे से नहीं समझा है तो क्वेश्चन आंसर फिर आपको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो इससे अच्छा आप लेसन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर को एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। और बड़े क्लास के अकॉर्डिंग आपको अपनी लैंग्वेज में बातों को लिखना आना चाहिए। बस आपको मेन टॉपिक पता होना चाहिए, वो हमें लिखना कैसे है ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे। जब आप ध्यान से पढ़ोगे ही नहीं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाओगे। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।